हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के प्रॉब्लम 1.9 से। इन द प्रीवियस वीडियो आई सॉल्व अप टू 1.8 प्रॉब्लम, सो आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद 1.9. इन द 1.9 प्रॉब्लम, define electric field at a point in space due to distribution of charges. A point charge q is placed at the origin. How does the electric field due to the charge vary with the distance from the origin? So इसमें दो तरह के क्वेश्चन हैं हमारे पास. हमें बेसिकली फाइंड आउट करने को कहा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड को एक पॉइंट पे स्पेस में, और वहाँ पर उस पॉइंट के सराउंडिंग में वी हैव सो मेनी चार्जेस, देयर इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देयर. तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालने को कहा गया है. इट इज़ लाइक दैट कि ये हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हम ले लेते हैं. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड. एंड लेट अस सपोज हमने यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर किया एंड वी सपोज दैट देर इज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज सिचुएटेड देर इज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. एंड इसके सराउंडिंग में वी हैव सो मैनी चार्जेस सच एज Q1, Q2, Q3, Q4 अप टू Qn. सो दिस चार्ज इज बीइंग सराउंडेड बाय सो मैनी चार्जेस, देर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. तो हमें इस पॉइंट पे पूछा गया है व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड या डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड. मीन्स हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन पूछा जा रहा है. As we know that the expression for electric field at any point is written as 1 upon 4 pi epsilon naught, as epsilon naught is the permittivity of the vacuum or the free space. And यहाँ पर जो Q आता है, this is basically the source charge जो field create करता है. So it is generally written as Q upon distance square. And ये distance होता है source charge से उस point का जहाँ पर आप field को पूछ रहे हैं. So this is the general expression for electric field. तो अभी इस पॉइंट पे लेटर सपोज इसका नाम मैं P रख देता हूँ. तो P पॉइंट पे बहुत सारे चार्जेस जो है अपनी अपनी फील्ड लगा रहे होंगे. जो नेट फील्ड होगी पॉइंट P पे, इट इज़ रिटन एज E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर अप टू सो ऑन एंड सो मैनी चार्जेस देयर, इट इज़ रिटन एज En वेक्टर. मैं एक फील्ड का एक्सप्रेशन आपके सामने राइट कर लेता हूँ. यहाँ पर E1 के लिए मैं एक्सप्रेशन राइट करता हूँ एंड दिस इज द एक्सप्रेशन. ओके, ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर E net at this point P due to all of the charges, vector sum of individual electric fields there. And even का जो expression आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 upon 4 pi epsilon naught. and पहले चार्ज की वजह से बात कर रहा हूँ इसलिए even लिखा है. यहाँ ऊपर आएगा सोर्स चार्ज Q1 जो है अपनी फील्ड यहाँ क्रिएट करेगा. Q1 की वजह से यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी. एंड लेट अस सपोज यहाँ का डिस्टेंस है R1 एंड इस पोजिशन वेक्टर को मैं R1 लिख लेता हूँ, R1 वेक्टर. और Q1 भी हम पॉजिटिव सपोज करते हैं. तो Q1 जो है इस यूनिट पॉजिटिव को रिपेल करेगा अलोंग दिस डायरेक्शन, और यही R1 के यूनिट वेक्टर की भी डायरेक्शन होगी, बिकॉज यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन उसी वेक्टर की डायरेक्शन में होती है, उसके ही वेक्टर की डायरेक्शन में होती है. So here we have the expression written as R1 square because R1 is the distance of point P from charge Q1 and direction indicate करने के लिए we have R1 cap. So this is the value of E1 and after generalizing this expression आप E2 के लिए भी आंसर लिख सकते हैं 1 upon 4 pi epsilon naught and it is written as Q2 R2 square and यहाँ पर R2 cap. Similarly nth पार्टिकल के लिए और उनका आप टोटल सम वेक्टर फॉर्म में लेके पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं. सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट कैन बी डिफाइंड एज कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट P पे सराउंडिंग के चार्जेस की वजह से, इट इज़ जस्ट अ वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फील्ड्स एक्टिंग एट दिस पॉइंट. So this is the answer for problem number 1. And second, like what is the relation of electric field with the distance? And we know that electric field has that inverse relation with r distance and it is inverse square. E is proportional to 1 upon r square. So inverse square law को ये field follow करती है. And now let us come to the problem number 1.10. A electrostatic field line is a continuous curve, as we know that. That is, a field line cannot have sudden breaks. So why not? So question is that, as we know that कि electrostatic field line या electric field line जो है वो एक continuous curve है. It starts from the positive and if there is no negative there, it may end at the infinity. By convention, it starts from the positive से negative की तरफ. So electrostatic field line आपको बताता है electric field का direction. It gives the direction of the electric field. और साथ में electrostatic field line का मतलब है कि if there is any unit positive charge there, so in which direction the unit positive charge will feel the force.
लेट अस सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेचर का है। सो पॉजिटिव पॉजिटिव पे एक्ट करेगा फोर्स ऑफ रिपल्शन। सो ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इट मूव्स अलोंग दैट लाइन, ओके, इट मूव्स अलोंग दैट पाथ। वही हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन होती है। एंड दैट पार्टिकल विल मूव अलोंग दैट लेंथ, इट डज नॉट जंप फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ओके। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन बेसिकली वो एक पाथ है जिसके अलोंग हमारे यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है एक सोर्स चार्ज की वजह से, उस पाथ के अलोंग हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। और यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है ऐसे कभी जंप करके एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, इट मूव्स अलोंग दैट कॉन्टिन्यूस लाइन। So it is not possible that we have sudden breaks there because our unit positive charge or our charges does not jump from one point to another, they move along the line, okay. So this is a continuous curve. So and second is that why the two field lines never intersect each other or cross each other at any point. So like let us suppose this is a field line and this is also a field line, so they both are intersecting at this point. So at the point of intersection, for example this is in this way, सो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दीज आर शोइंग दैट कि इस पॉइंट पे जो फील्ड की डायरेक्शन है वो दो डायरेक्शंस हैं, एंड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फील्ड हैज़ यूनिक डायरेक्शन, एंड बिकॉज दिस टू डायरेक्शन इज नॉट पॉसिबल एट अ सिंगल पॉइंट, सो फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर. सो दिस इज द रीजन दैट why they will not intersect with each other. So now I'm just coming to the next problems, जो कि हमारी problem number 11 and 12. Just a second. सो 11 और 12 जो प्रॉब्लम है उसमें हमसे कुछ पूछा जा रहा है कि दो पॉइंट चार्जेस हैं हमारे पास, एंड वो दोनों जो हैं वो वैल्यू दे के रखा है 3 और -3 माइक्रोकूलम्स, एंड दीज आर बेसिकली लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम, एंड ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है, एंड आई कैन राइट इट एज पॉइंट ए एंड दिस इज रिटन एज पॉइंट बी, ओके. तो एक है हमारे पास -3 माइक्रोकूलम का और एक है हमारे पास +3 माइक्रोकूलम का. सो दे आर बेसिकली सेपरेटेड एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर. तो हमसे जो है वो पूछा जा रहा है कि मिड पॉइंट पे, इस पॉइंट ओ पे, वो पॉइंट जो लाइन है इनको ज्वाइन कर रही है, ये भी लाइन दोनों चार्जेस को, तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस पॉइंट, इस मिड पॉइंट पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो पहले हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं. एज वी नो दैट इस पॉइंट ओ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव चार्ज की वजह से, उसका डायरेक्शन होगा ऐसे, पॉजिटिव से अवे. सिमिलरली पॉइंट ओ पे -3 माइक्रोकूलम की वजह से जो फील्ड होगा उसका डायरेक्शन होगा माइनस की तरफ को ही, ओके. फील्ड गोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो नेगेटिव की तरफ ही होगा. इस पॉजिटिव की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से अवे है, सो तभी वो लेफ्ट में एरो इंडिकेट कर रहा है. और इस नेगेटिव की वजह से इस पॉइंट ओ पे फील्ड का डायरेक्शन भी लेफ्ट की तरफ को ही है, यानी कि माइनस चार्ज की तरफ को ही है. सो इस तरह से पॉइंट पे दो फील्ड्स बन रही हैं, एक +3 कूलम की वजह से, 3 माइक्रोकूलम की वजह से, और एक फील्ड बन रही है -3 माइक्रोकूलम की वजह से. सो ये जो पॉइंट यहाँ पर सिचुएटेड है, ये पॉइंट दोनों से सेम डिस्टेंस पे है, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सिमिलर है, तो हम किसी एक की वजह से फील्ड निकालेंगे और उसका डबल कर लेंगे बाद में. सो फील्ड ड्यू टू +3 माइक्रोकूलम इज written as charge value. Let us suppose this is a vacuum and it is not given in the question कि क्या है, okay, it is given like it is given as vacuum. So हम लिखेंगे 1/4 pi epsilon. कुछ और मीडियम दिया होगा तो उस मीडियम की परमिटिविटी जो है हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे. So field due to +3 microcoulomb is written as 1/4 pi epsilon naught, and we just put the value of charge there, 3 microcoulomb and divided by distance square. So ये टोटल है 20 सेंटीमीटर. सो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हुआ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो स्टूडेंट्स यू जस्ट हैव टू कन्वर्ट ऑल दीज थिंग्स, लाइक माइक्रोकूलम से आपको कूलम में जो है वो कन्वर्जन करना पड़ेगा. यू जस्ट मल्टीप्लाई इट विद 10⁻⁻⁶, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कूलम्स में, और नीचे सेंटीमीटर में है, इसको भी आपको कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई इट विद 10⁻⁻², देन इसका स्क्वायर करना है. सो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी ड्यू टू द +3. और -3 की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना ही होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द +3 माइक्रोकूलम्स और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द -3 माइक्रोकूलम्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है. तो आपको जस्ट इस एक्सप्रेशन को बाद में जो है 2 से मल्टीप्लाई करना है. एंड आपने डायरेक्शन तो ऑलरेडी इंडिकेट कर लिया है,
तो यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरफ से है, बी से ए की तरफ को. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन यू कैन ईजिली गेट योर आंसर. सो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो आई होप आप मल्टीप्लाई इसको कर लेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे. इट इज़ 10 सेंटीमीटर 10 इंटू 10⁻², का स्क्वायर. एंड ये दोनों फील्ड्स का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों सेम डायरेक्शन में लग रही हैं, तो जस्ट आपको बाद में 2 से मल्टीप्लाई करना है टोटल इस वाले एक्सप्रेशन को जो मैंने ऊपर लिखा है. ओके, ये 2 से मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर चुका हूँ. सो यू गेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. सो यहाँ पर जो आंसर आएगा, आई एम जस्ट गिविंग यू द आंसर, यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ. इट इज़ 5.4 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन जो है सॉल्व करने पे हमारे पास ऐसा आ जाएगा. और ये फील्ड जो है ये बी ए लेफ्ट साइड जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, लेफ्ट साइड के अलॉन्ग नेट फील्ड हमारा यहाँ पर बनेगा. एंड अगले पार्ट में हमसे पूछा है कि अगर कोई टेस्ट चार्ज है, नेगेटिव टेस्ट चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड इतना है, इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज. तो ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक -3 माइक्रोकूलम था और ये +3 वही सिचुएशन. यहाँ पर हमने इस जगह पे एक टेस्ट चार्ज को रखा जिसकी वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम्स. तो हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस टेस्ट चार्ज. सो एज वी नो दैट force experienced by test charge is basically F is equal to QE. So we just put the expression of charge value there, put the value of charge there. It is 1.5 into 10⁻⁹ multiplied by the calculated value of electric field जो हमने निकाली होगी. So it is basically 5.4 into 5.4 into 10⁻⁶. So यहाँ से आप फोर्स का एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट कर लेंगे. तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो सॉल्व करने के बाद आपके पास फोर्स का एक्सप्रेशन भी आ जाएगा. इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 8.1 इंटू 10⁻⁻³ न्यूटन. सो हमने निकाल लिया था कि इस पॉइंट पे कितना फील्ड है. तो फील्ड हमें पता है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल्स फील्ड में जाते हैं तो उनके ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगती है, एंड दैट इज F इज इक्वल टू Q. So we just put the value of Q and the electric field that has been already calculated, and we get the answer for this expression, this question. And now we just come to the problem number 1.12. just a second. अब हमें जो है 1.12 प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करना है. 1.12 प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली एक्सप्रेशन है, और ये हमसे कुछ जान रहे हैं यहाँ पर कि जो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है आपके पास, उसको आपने रखा है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, एंड उसके ऊपर जो टॉर्क आता है उसका एक्सप्रेशन है P क्रॉस E. सो वी हैव टू show that is it P cross E. So it is not so difficult. Like for example, we suppose that 1 minute. So we suppose that this is the direction of electric field. Uniform electric field जो है उसका जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसे है. हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रखा है, and we know that dipole is like from -Q to +Q. So this is a dipole. Let us suppose this is our dipole and -Q से +Q, and this is making an angle of theta with the electric field. As we know that torque का formula होता है either charge multiplied by the F force perpendicular. Just 1 minute. It is a torque is equal to P cross E हमें प्रूव करना है, और torque का formula होता है force multiplied by the perpendicular distance. So this is the expression for the torque. So basically this is a dipole, and the dipole is placed in a uniform electric field. So this is a positive charge. So जो dipole अगर uniform electric field में रखा जाता है तो उस electric field की tendency होती है dipole को अपनी direction में align करके. dipole के जो poles हैं +Q -Q charges हैं, इन पे जो force का magnitude होता है वो होता है F is equal to QE. तो यहाँ पर जो फोर्स लगती है वो बेसिकली इस डाइपोल को टर्न करना चाहती है, इसको रोटेट करना चाहती है, तो इसके ऊपर बेसिकली टॉर्क लगता है. तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. लेट अस सपोज दिस इज अवर डाइपोल फ्रॉम A टू B. तो यहाँ से मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ, इसको इस तरह से ड्रॉ करता हूँ. बेसिकली इस वाले पॉइंट पे जो फोर्स है वो ऐसे कुछ लगने की कोशिश कर रही है अलॉन्ग द फील्ड, ऐसे कुछ फोर्स लग रही है, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव चार्ज, एंड वी नो दैट कि पॉजिटिव चार्ज जो फोर्स लगती है वो अलॉन्ग द फील्ड लगती है, तो लग रही है ऐसे. और नेगेटिव चार्ज पे कुछ नीचे वाली तरफ को फोर्स लग रही है, और ये दोनों फोर्सेस इसको घुमाने की कोशिश करेंगे. एंड इन दिस केस दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. सो हमें इसकी जस्ट कैलकुलेशन करनी होगी. वी सपोज दिस इज B पॉइंट एंड वी सपोज दिस इज C पॉइंट. So after solving this using some trigonometry there,
वी गेट द एक्सप्रेशन फॉर दिस AC। हमें इस AC के लिए जो है एक्सप्रेशन मिल जाएगा अपने इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए, और AC का जो वैल्यू है वो आ जाएगा हमारे पास AB sin थीटा, एज दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल इज ऑल्सो टेकन एज द थीटा। सो AC इज इक्वल टू AB sin थीटा। हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, sin थीटा का फॉर्मूला यूज करके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, so we get expression for AC. Okay, because AC is the perpendicular distance in this case. Okay, like force is acting in this way and here the force is acting in this way, we just produce it backwards. So यहाँ से यहाँ तक का distance जो है वो है हमारे पास एक perpendicular distance, इसे हम perpendicular distance कहते हैं। एंड फोर्स जो लग रही है आइदर चार्जेस पे, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो QE है, और टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो वी पुट इन प्लेस ऑफ फोर्स एनी आइदर फोर्स QE मल्टीप्लाइड बाय AB sin थीटा। सो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने पे हमें इसका आंसर मिल जाएगा। So it is QE and we know that the value of AB is basically 2A sin theta. AB is basically our dipole and dipole की जो length है वो हम 2A लिखते हैं generally. So Q into 2A can be written as P, so expression becomes out PE sin theta. So torque is equal to PE sin theta and this is PE sin theta, so I can write it as P vector cross E vector. So when we have any dipole in uniform electric field, the torque on that dipole is P vector cross E vector. So यही हमें प्रूव करने को कहा गया था। So now I'm just coming to the next question. So what is the next question? So this is the next question, question number 13, and in this question हमारे पास कहा गया है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, उनका वैल्यू हमें दिया है और उनके कोऑर्डिनेट्स भी हमें दे के रखे हैं, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स भी हमें दे के रखे हैं, एंड व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो हमें दो चार्जेस दिए, अगर आप वैल्यूज़ पे ध्यान दें तो दोनों चार्जेस जो हैं वो सेम है मैग्नीट्यूड में, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और उनके कुछ कोऑर्डिनेट भी दे के रखे हैं। तो 0 0 मतलब z साइड में ये -15 पे रखा है और ये प्लस z में +15 पे रखा है। सो बेसिकली ये जो है दोनों यहाँ पर एक डाइपोल फॉर्म कर रहे हैं। सो टोटल चार्ज पूछा है, तो एक डाइपोल का जो टोटल चार्ज होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पर हमें चार्ज के लिए तो कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये दोनों जो है वो एक हमारे पास डाइपोल फॉर्म कर रहे हैं। सो डाइपोल का टोटल चार्ज 0 रहता है। सो हम इसका डायग्राम बनाएंगे और इसका डाइपोल मोमेंट निकाल लेंगे बहुत आसानी के साथ। एंड व्हाट इज़ द डाइपोल मोमेंट इन दिस केस? सो दिस इज़ द सिचुएशन लाइक लेट अस सपोज हमारा जो डाइपोल है उसमें हमारा ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो रखा है 0 0 -15 पे। तो मैं ऐसे कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेता हूँ, x एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस एंड दिस इज y एंड दिस इज बेसिकली -y। सो ये जो पॉजिटिव चार्ज है रखा है -y में, -15 पे रखा है इसको, सॉरी इट इज़ इन द z डायरेक्शन। ओके, जस्ट 1 मिनट, इट इज़ रिटन एज लाइक दैट। ओके, ये हमारा z हो गया एंड दिस इज अवर -z। सो डाइपोल को हमने रखा हुआ है, इसमें जो चार्ज है 2.5 × 10⁻⁷ ये रखा है -15। लेट अस सपोज दिस इज -15, तो यहाँ आपने एक चार्ज रखा है 2.5 × 10⁻⁷। और जो आपका नेगेटिव चार्ज है, वो जो नेगेटिव चार्ज है वो रखा है आपने +15 पे। सो यहाँ रखा है आपने नेगेटिव चार्ज को -2.5 × 10⁻⁷ coulombs. So students, this is basically a dipole and the charges are equal and opposite, so net charge is equal to 0. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, हमसे मोमेंट पूछा है, तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ द डाइपोल। सो ये +15 पे है, -15 पे है, तो ये टोटल डिस्टेंस बन जाएगा 15 + 15, इनका आ जाएगा 30। सो 15 सेंटीमीटर में दिया है, सो हम इसको चेंज करना पड़ेगा हमें इसकी वैल्यूज़ को। वी हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू द मीटर्स एंड देन इजीली वी गेट द आंसर। सो P इज इक्वल टू Q की वैल्यू हम पुट करेंगे, वो ऑलरेडी कूलम्स में है 2.5 × 10⁻⁷ multiplied by 2a means the length of dipole and it is the 30 centimeter. So 30 centimeter को आपने कन्वर्ट कर लेना है मीटर्स में एंड आफ्टर सॉल्विंग यू गेट द आंसर। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 7.5 × 10⁻⁸ coulomb meters. So in this way you will just solve this expression in this question. Okay, so ये हमारे 1.13 प्रॉब्लम का आंसर है।
नाउ आई एम जस्ट कमिंग टू द प्रॉब्लम नंबर 1.14. सो इलेक्ट्रिक डायपोल जिसका डायपोल मोमेंट दिया है, इट इज अलाइंड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया है. कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल. सो अभी हमने थोड़ी देर पहले टॉर्क का जो एक्सप्रेशन है वो डिराइव किया है. वी नो दैट टॉर्क इज PE sin थीटा. सो P हमारे पास देके रखा है डायपोल मोमेंट, इट इज 4 इंटू 10⁻⁹. इलेक्ट्रिक फील्ड देके रखा है 5 इंटू 10⁴. सो दिस थीटा इज बेसिकली द एंगल बिटवीन द डायपोल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो डायपोल ये एंगल होता है बेसिकली डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होती है. ओके, दैट हैज बीन टेकन एज द डायरेक्शन फॉर द डायपोल. सो डायपोल मोमेंट और अपना फील्ड का डायरेक्शन के बीच है वो है 30 डिग्री. सो वी पुट sin 30 एंड sin 30 इज 1/2. सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस वी गेट द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क. तो इसको भी आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 10⁻⁴ न्यूटन मीटर बिकॉज टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फोर्स के लिए न्यूटन और डिस्टेंस के लिए मीटर्स. सो 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम. सो इट इज नॉट सो डिफिकल्ट, वी कैन ईजिली जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. एंड अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास 1.15. In this question we have a polythene piece rubbed with wool to found a negative charge of this. तो हमने इसको रब किया वूल के साथ, उसके पास हमें नेगेटिव चार्ज दिया जा रहा है कि उसके पास नेगेटिव चार्ज है 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम्स. सो एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच. तो वूल के साथ हमने इसको रब किया है. रब विथ वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ दिस पॉलीथीन पीस. के पास जो है नेगेटिव चार्ज है, तो वूल से ट्रांसफर हुआ होगा इसको इलेक्ट्रॉन्स और इसके पास आ गया होगा नेगेटिव चार्ज. सो हमें उसकी वैल्यू पता करनी है. वी जस्ट यूज द क्वांटाइजेशन रिलेशन Q इज इक्वल टू NE. सो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि जिसके पास नेगेटिव आता है बेसिकली उसने किसी दूसरे से चार्ज लिया होता है. इट इज़ द इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होते हैं. सो चार्ज हमें मिला है 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम्स का. सो यहाँ से हम n निकाल देंगे, E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन यू विल गेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू दैट thing that is written as polythene piece. So 1.8 into 10 power 12 जो है इसका आंसर आ जाएगा approximately 1.8 into 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स. n की वैल्यू यहाँ से क्वांटाइजेशन वाले रिलेशन से निकल जाएगी. So this is these are the number of electrons that has been transferred. Second पूछा है is there a transfer of mass from the wool to polythene. So students इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं. ये वूल है, ये पॉलीथीन है, तो इससे इलेक्ट्रॉन इसे गए हैं. सो इलेक्ट्रॉन का मास होता है एक इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 kg. सो हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं तो कुछ मास भी ट्रांसफर हुआ होगा. एंड दिस मास इज नेग्लिजिबल बट देर इज अ मास देयर. सो मास ट्रांसफर्ड इज बेसिकली हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं 10 पावर 12 मल्टीप्लाइड बाय 9.1 इंटू 10⁻31. एक का होता है 9.1 इंटू 10⁻31, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो दिस इज द मास transferred. So it comes out to be 1.6 into 10⁻⁻18 kg. 10⁻⁻18 kg. So it is negligible, but पूछा गया है तो हमने निकाल दिया इतना जो मास है वो ट्रांसफर हुआ है. So now let's come to the next problem. Next problem की तरफ चलते हैं. This is the problem number 16 and problem 16, 17 और 18 को सॉल्व करेंगे भी. So here in this problem 16 that we have two copper spheres, insulated charged copper spheres, and we have their centers and separated by this. What is the mutual force of repulsion if charge on each is this? The radii are negligible to the distance of separation. So we can consider them as the point charges because ये कह रहा है कि उनका रेडिया जो है नेग्लिजिबल है उनके डिस्टेंस के कंपैरिजन में. सो वी कंसीडर दैट स्फीयर्स एज अ पॉइंट चार्जेस. सो यहाँ पर तो जस्ट कूलम्स लॉ लगेगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. तो हमारे पास दोनों का चार्ज जो है दे के रखा है स्टूडेंट्स, एंड डिस्टेंस भी दे के रखा है. इसको हम कन्वर्ट करेंगे 50 इंटू 10⁻⁻2 एंड चार्ज हमारे पास दे के रखा है. सो आफ्टर यू जस्ट पुट द वैल्यूज देयर एंड यू कैन ईजिली गेट द आंसर. इट इज जस्ट लाइक 9 इंटू 10⁻9. मैं K के लिए पुट कर रहा हूँ. इट इज 6.5 इंटू 10⁻7 इंटू 6.5 इंटू 10⁻7 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. So it is 50 into 10⁻2 का स्क्वायर. So I just convert this into the meters. So after this you can get the expression for force of repulsion. तो इसका जो आंसर आ जाता है वो आएगा 1.5 into 10⁻2 Newton. So this is quite easy, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. So अगले पार्ट में पूछ रहा है what is the force of repulsion if each sphere is charged double
द सेम अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ्ड। तो अब उस पे फोर्स पे क्या असर पड़ेगा, अगर जो चार्जेस का जो वैल्यू है वो डबल कर दिया आपने और डिस्टेंस आधा कर दिया। सो वी नो दैट द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स इज बेसिकली Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ दोनों चार्जेस सेम है, सो आई कैन राइट इट एज K Q अपॉन आर स्क्वायर। अभी हमने Q का 2Q बना दिया, इसका भी 2Q बना दिया, तो ये बन जाता है 4KQ स्क्वायर अपॉन, अभी R को हमने हाफ कर दिया है, सो इट इज़ रिटन एज R/2 का स्क्वायर, और R/2 का स्क्वायर मीन्स 4 ऊपर चला जाएगा, सो इट इज़ 16KQ स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो पहले वो फोर्स थी KQ स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एंड नाउ इट इज़ 16KQ स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सो फोर्स जो है वो 16 टाइम्स जो है वो चेंज हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। दिस इज द आंसर फॉर द बी पार्ट। एंड लास्ट इसमें सेकंड 1.17 जो है उसमें वो पिछले ही क्वेश्चन को रिलेट कर रहा है और पूछ रहा है कि अ थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट एंड ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द सेकंड एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ एंड व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द ए एंड बी। तो ये इसमें ये पूछ रहा है कि आपके पास जो दो स्फीयर्स थे उनके पास, जिनके पास आइडेंटिकल चार्ज था, एक के पास लेट अस सपोज Q है और दूसरे के पास भी Q है, वो एक क्या करते हैं, एक थर्ड स्फीयर लेते हैं जो कि अनचार्ज्ड है और उसको पहले नज़दीक लेके आते हैं स्फीयर नंबर 1 के साथ और स्फीयर नंबर 2 बाद में है। तो थर्ड अनचार्ज को ये Q के पास लेके आते हैं, फर्स्ट वाले के पास लेके आते हैं, तो ये शेयर करेंगे चार्जेस को, पहले के ऊपर चार्ज Q/2 हो जाएगा और थर्ड वाले पे भी Q/2 हो जाएगा। अब इनको अलग कर देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में अलग कर दिया है, सो वी नो दैट फर्स्ट पे चार्ज है Q/2 और थर्ड पे है Q/2। अब थर्ड को कॉन्टैक्ट में ले जा रहे हैं सेकेंड वाले के पास, थर्ड पे चार्ज है स्टूडेंट्स Q/2 और हमारे सेकंड पे चार्ज है Q। अब कॉन्टैक्ट में लाए, सो व्हाट इज द टोटल चार्ज नाउ, Q प्लस Q/2, सो इट इज रिटन एज 2Q प्लस Q यानी कि 3Q/2। तो इन दोनों को जब कांटेक्ट में लाए तो इन दोनों का टोटल चार्ज है 3Q/2। अब इसकी भी शेयरिंग हो जाएगी, तो शेयरिंग जब करेंगे सो टोटल चार्ज ऑफ दीज टू स्फीयर्स इज 3Q/2, सो शेयरिंग करेंगे तो आधा आधा ले लेंगे, सो 3Q/2 का हाफ हो जाएगा 3Q/4 एंड 3Q/4। सो नाउ हमारे बी स्फीयर के पास यानी कि नंबर 2 के पास है 3Q/4, थर्ड के पास है 3Q/4। अब वो पूछ रहे हैं पहले और दूसरे के बीच की जो फोर्स है वो क्या होगी। सो जो फोर्स है उनके बीच की वो ये हो जाएगी, पहले के पास अभी चार्ज है Q/2, बी के पास हो चुका है हमारे पास 3Q/4। सो इनके बीच की फोर्स को हम राइट कर देंगे दैट F इज इक्वल टू KQ/2 multiplied by 3Q/4 and distance is like R square. So it is like 3/8 times, 3/8 times जो है वो हो जाएगी, बिकॉज पहले थी F इज इक्वल टू KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर और साथ में नया फैक्टर है 3/8। सो इट इज़ 3/8 टाइम्स हमारे पास यहाँ पर प्रॉब्लम में आंसर आ जाएगा। सो न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन इज जस्ट 3/8 ऑफ द प्रीवियस वन। So now again we have a last question left there and we will solve this problem as well. So problem number 1.18 को हम solve करेंगे। In this problem number 1.18 हमारे से पूछा जा रहा है, we have the field there, field this is one plate, this is second plate, field is from positive to negative, ये positive to negative and we just have 3 particles there, ये इनका trajectory है, one particle, second particle, third particle. So it has been asked that which particle has highest charge to mass ratio. So ये particles को हमने यहाँ भेजा है and ये particles ने अपना अपना trajectory ले लिया है। So ये दो particles देखो आप ऊपर जा रहे हैं, so obviously these two particles are negatively charged because ये positive की तरफ हो गए हैं, ये field है, ये field से opposite गए हैं, so ये definitely negative charge particles हैं और ये charge particle एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है क्योंकि ये फील्ड की डायरेक्शन की तरफ को डेविएट हुआ है एंड ये इसका ट्रेजेक्ट्री था। सो दिस इज टेकन एज द डिफ्लेक्शन, ये डिफ्लेक्शन हुई है, ये इसकी ट्रेजेक्ट्री है। तो हम देख रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इस फिगर में, तो वो थर्ड पार्टिकल के लिए सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिल रही है और जो पार्टिकल्स का डिफ्लेक्शन है वो बेसिकली चार्ज के साथ डायरेक्ट और मास के साथ इन्वर्स डिपेंडेंस करता है। सो जो डिफ्लेक्शन है वो बेसिकली EM रेशो पे डिपेंड करेगा, फिर बाद में जो हम एक्सप्रेशन देख रहे हैं EM रेशो पूछ रहे हैं हमसे,
तो EM रेशो पे डिपेंड करेगा। तो जिसमें सबसे ज़्यादा EM रेशो होगी, जिसकी E/M रेशो ज़्यादा होगी, उसकी डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगी। ओके, वी वांट दैट कि जो E/M रेशो है ये अगर ज़्यादा है सो हमारे पास डिफ्लेक्शन भी हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी, एज डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, बिकॉज चार्ज इज अल्टीमेटली रिलेटेड टू द, जितना चार्ज होगा उतना उस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू QE। So we want this term, this ratio to be more. So if this ratio is more, then deflection is more. Okay, so जिसके लिए हमारे पास चार्ज टू मास रेशो ज़्यादा है, मीन्स उसकी डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा। तो यहाँ एक देखने में हमें लग रहा है कि थर्ड पार्टिकल की जो है डिफ्लेक्शन वो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है। सो थर्ड पार्टिकल की ही चार्ज टू मास रेशो सबसे ज़्यादा यहाँ पर होगी। So this is the answer for the 1.18 problem. And charges on the first one is negative, second one is also negative, third one is positive, and the mass ratio is also more for this charge particle. So I hope you have understood all the problems there, and the remaining problems के लिए मैं next video में remaining problems को भी solve करूँगा. With that, thank you very much.